हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग 11th क्लास के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 मात्रक एवं मापन का लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग विमाओं के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने विमाओं के 2 अनुप्रयोग पढ़े हैं, जिसमें से एक है कि किसी भी सूत्र या समीकरण की सत्यता का परीक्षण करने में, और दूसरा किसी समीकरण में दिए गए नियतांकों की विमाएं ज्ञात करने में। ये 2 अनुप्रयोग हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग 2 अनुप्रयोग पढ़ेंगे। इसमें पहला अनुप्रयोग हमारा है कि दी गई भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करने में। ये अनुप्रयोग आज हम लोग पढ़ेंगे कि विमाओं की सहायता से हम जो भौतिक राशियां दी गई उनके बीच कैसे हम संबंध स्थापित करते हैं। लेकिन संबंध स्थापित करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि वो भौतिक राशि किन किन राशियों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो जैसा कि इसमें हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि अगर सरल लोलक का आवर्तकाल T, सरल लोलक की लंबाई L, द्रव्यमान M, गुरुत्वीय त्वरण G पर निर्भर करता है, तो विमाओं की सहायता से आवर्तकाल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी हमको पता है कि आवर्तकाल जो है वो लंबाई पर, द्रव्यमान पर और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। तो हम संबंध बताएंगे कि T के साथ में L, M और G का क्या संबंध है। ठीक है, तो ये विमाओं की सहायता से हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं। तो इसको कैसे करते हैं हम लोग, ये आपको बता देते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, तो इसका हल हम लोग देखेंगे। तो जिसका संबंध निकालना हो विमाओं की सहायता से, पहले हम ये मान करके लिख लेते हैं। सबसे पहला काम इसमें यही है कि जिसका संबंध निकालना हो, माना T का संबंध निकालना, तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, जिस पर निर्भर कर रहा है T किस पर निर्भर करता है, L के इंटू M के और इंटू G। ये क्वेश्चन में दे रखा है ऐसा कि अब ये नहीं पता है, इतना पता है क्वेश्चन के हिसाब से कि L को परिवर्तित करेंगे तो T का मान बदलेगा, M को परिवर्तित करेंगे तो T का मान बदलेगा, G के मान में परिवर्तन करेंगे तो T का मान बदलेगा, लेकिन बढ़ेगा कि घटेगा परिवर्तन ये नहीं मालूम है। ठीक है ना, तो ये हम संबंध निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा इसका क्या फार्मूला होगा और किस प्रकार T का मान निर्भर करेगा। ठीक है, तो हमने ये मान करके रखा है कि T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L, M और G के। अब किस प्रकार निर्भर करता है कि L बटे में है कि स्क्वायर रूट के अंदर है, तो कैसे पता चलेगा, तो उसके ऊपर हम मान लेते हैं कि इसकी घात है A। अब A का मान जो कुछ होगा, अगर A का मान 1/2 आता है तो ये 1 के अंदर हो जाएगा। ऐसे ही इसके ऊपर हम B घात लगाएंगे, B का मान जो भी आता है उसके हिसाब से स्क्वायर भी हो सकता है, B का मान 0 भी हो सकता है। ठीक है ना, एक घात भी हो सकती है B की। तो जो भी कुछ है ये निकल करके आएगा और G के ऊपर C घात हम लोग लगा लेते हैं। यानी इसको हम लोग ये मान करके से लिखेंगे, पहले जिन राशियों निर्भर करता है उसके ऊपर पावर लगा करके हम उसको समानुपाती वाले फॉर्म में लिख लेंगे। इसके ऊपर कोई पावर नहीं लगाए जिसका हमको फार्मूला ज्ञात करना है। ठीक है, इतना काम तो सभी क्वेश्चन करना है। जिसका भी समीकरण निकालेंगे वो किन किन राशियों पर निर्भर करता है। यही चीज हम बता देते हैं आपको जानकारी में कि विमाओं की सहायता से केवल हम उन्हीं व्यंजकों को निकाल सकते हैं या उन्हीं सूत्रों को स्थापित कर सकते हैं जिनमें वो भौतिक राशि केवल 3 या 3 से कम राशियों निर्भर करती हो। अगर 3 से ज्यादा राशियों निर्भर करती है तो विमाओं की सहायता से हम इसका संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 राशि निर्भर करती है। अब हम क्या करेंगे, इसमें T इसको समानुपाती है तो यहाँ पर एक बराबर और एक कांस्टेंट लगाया जाएगा, K L की घात A इंटू M की घात B इंटू G की घात C। इसको ध्यान समझना, अगर ये क्वेश्चन में आ गया तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जहां पर ये कौन सा है नियतांक लगाया हमने, जहां के एक विमाहीन समानुपाती नियतांक
बिल्कुल एकदम सेम ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। पूरा प्रोसेस बताएंगे कि एग्जाम में कैसे करेंगे, कौन सी भाषा लिखेंगे, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। क्योंकि क्या हो गया, विमाहीन नियतांक, इसको हम क्वेश्चन नंबर डाल लेंगे फर्स्ट। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें दोनों ओर विमाएं लिखेंगे, दोनों ओर की विमाएं लिखने, दोनों ओर का मतलब लेफ्ट इक्वल टू के लेफ्ट साइड की विमा लिखेंगे और राइट साइड की विमा लिखेंगे। तो टी आवर्तकाल है, आवर्तकाल की विमा क्या होती है, टी। आवर्तकाल समय है, समय की विमा टी हो जाएगी। विमा को हमेशा पहले वाले ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, इक्वल टू के हमने पहले ही मान रखा है कि ये विमाहीन नियतांक है, तो के की कोई मान है, यह लंबाई है, लंबाई में क्या लिखेंगे, एल कैपिटल लेटर का, उसके ऊपर पावर लगा देंगे ए की। यह द्रव्यमान है, इसके ऊपर पावर लगा देंगे हम, द्रव्यमान क्या लिखते हैं, द्रव्यमान की होती है एम, इसके ऊपर पावर लगा देंगे बी क्या, और जी गुप्ती, तो इसकी क्या होती है, एल टी माइनस टू, वर्ण की एल टी माइनस टू सी। ऐसा कर सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं यम की घात 0, एल की घात 0, टी की घात 1। इसको ऐसा लिखा जा सकता है, टी की जगह हम लोग एम की घात 0, एल की घात 0, टी की घात 1 ऐसा लिख सकते हैं। इसको लिख दिया गया। उसके बाद यहाँ पर भी हम लोग जरा लिख देते हैं, पहले एम की घात बी, हम अकेला एम की घात बी, एल की घात ए, और यहाँ एल की घात सी, एल की घात ए, एल की घात सी, मल्टीप्लाई में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो एल की घात ए प्लस सी। ये तभी होता है जब बेस बराबर हो, एल की घात ए हो, एल की घात सी हो, तब बातें जुड़ती हैं। और यम की घात एम एल, एम की घात हो गया है। अब बचा टी की घात, टी की घात कितना है, टी की घात है -2c, ये वैल्यू है इसकी। और आगे यहां तक भाई एम की घात बी, एल की घात ए प्लस सी, और टी की घात -2c, ये हो गया। उसके बाद यहां पर क्या लिखेंगे, दोनों ओर की घातों की तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो इधर आ जाओ, तो तुलना करेंगे तो क्या होगा, एम की घात कितना है, एम की घात बी, इधर एम की घात कितना है 0, तो इसका मतलब बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, एक बी की वैल्यू निकाल ली हमने। उसके बाद इसको दूसरा देखो, इसमें एल की घात कितना है ए प्लस सी इक्वल टू एल की घात इधर कितना है 0, और जब इसकी कंपेयर कराएंगे टी के ऊपर तो -2c, और इधर टी की घात कितनी है 1, तो यहां से हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं -1/2, -2 आ जाएगी। अब c की वैल्यू हम यहां रख देंगे सारे क्वेश्चन में, a -1/2 बराबर 0, यानी a बराबर आ जाएगा 1/2। a की वैल्यू भी निकाल ली, यानी कंपेयर करने से, और मतलब आपको क्या करना है, दोनों घातों को तुलना करने पर तीन भौतिक राशियां हैं, तो 3 घातें उसमें लगी होंगी, तो तीनों घातों की तुलना करनी है, एम की घात, एल की घात और टी की घात, तुलना करेंगे तो 3 इक्वेशन बनेंगे। अब तीनों को सॉल्व करके हमको ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ चूंकि एक ही पावर लगी तो आसानी सॉल्व हो गया। कई क्वेश्चन हो सकता है कि इसमें इक्वेशन बन जाए तो उनको सॉल्व करना पड़े, तो मतलब आपको ध्यान रखना है कंपेयर कराने के बाद जो भी 3 इक्वेशन बनेगी उनको सॉल्व करके एबीसी की वैल्यू ज्ञात करनी है, और ज्ञात जब कर लेंगे तो ये जो एबीसी की वैल्यू है समीकरण नंबर हम 1 में रखेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, इसके आगे
ए कामा बी कामा सी के मान समीकरण 1 में रखने पर एक में रख देंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी। समीकरण नंबर 1 हमारा कहाँ है, t इक्वल टू के एल की घात ए की वैल्यू कितनी है 1/2, m की घात कितनी है b की वैल्यू है 0 और g इंटू जी की घात है c की वैल्यू है -1/2। ये आ सकता है इसको। अब इसको देखो क्या लिख सकते हैं हम लोग के अब m की घात 0 का मतलब 1 यानी m गायब हो जाएगा। ये कहने हो जाएगा कि आवर्त काल है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग L/G, इसको माइनस की घात है बटे में ले जाएंगे तो प्लस की घात हो जाएगी और इसके पूरे के ऊपर लगा सकते हैं क्योंकि दोनों 1/2 घात है तो पूरे के ऊपर होल घात लग जाएगी, ठीक है ना। या इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/2 घात का मतलब क्या होता है अंडर रूट, ये फार्मूला बन जाएगा कि आवर्त काल का जो सूत्र है वो T बराबर के अंडर रूट L/G। इस तरीके से संबंध स्थापित कर सकते हैं। अब के का मान ये प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, विमाओं की सहायता से नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम चाहें तो यहां पर ये लिख सकते हैं प्रयोग से k इक्वल टू 2π। ये होता है, ये अगर हमको याद है तो लिख सकते हैं, नहीं याद है तो हमारा यही संबंध स्थापित हो जाएगा, आगे कोई वैल्यू नहीं रखेंगे। प्रयोग से k इक्वल टू 2π, तो t इक्वल टू बराबर क्या होता है 2π अंडर रूट, एक एक वैल्यू लगा दीजिए 2π अंडर रूट L/G, ये फार्मूला बन जाता है। ये काम तभी करेंगे जब k की वैल्यू उनको पता हो। ये अलग अलग फार्मूलों में अलग अलग k की वैल्यू होती है, कहीं पर 1/2 होती है, कहीं पर 2π होती है, कहीं पर पाई होती है, कहीं 1 होती है, तो ये सब जगह अलग अलग होती है। तो जो भी उस फार्मूले में आता है इसकी वैल्यू हम विमाओं की सहायता से नहीं निकालेंगे। हमारा काम विमाओं की सहायता से केवल ये संबंध निकालना था कि t का मान L पर के स्क्वायर निर्भर करता है, स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और G के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और M पर निर्भर नहीं करता। क्वेश्चन कह रहा था M पर निर्भर करता है, लेकिन तो संबंध स्थापित किया गया तो पता चला कि M का मान हो गया 1। इसका मतलब आवर्त काल जो है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो इस प्रकार से हम इसका संबंध स्थापित कर सकते हैं। संबंध आया हमारे पास t इक्वल टू के अंडर रूट L/G। इस प्रकार से ऐसे संबंध स्थापित करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर एक एग्जाम्पल और कराते हैं तो और स्पष्ट हो जाएगी, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, जिस क्रम में हमने लिखा उसी क्रम में नोट करेंगे। तो अगला एक वीडियो को रोक करके लिखने की आदत डालिए। वीडियो को रोक दीजिए, वहीं पर नोट कर लें, उसके बाद फिर वीडियो को दोबारा चला लें आगे वीडियो देखने के लिए। तो इसके दूसरा एग्जांपल और हम लोग एक नोट कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2। इसमें क्या लिखते हैं कि किसी सरल आवर्त गति में किसी सरल आवर्त गति में किसी पिंड की ऊर्जा की उसके द्रव्यमान m, आवृत्ति n तथा आयाम
ए पर निर्भर करती है, तो विमाओं की सहायता से सहायता से पिंड की ऊर्जा ई का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये क्वेश्चन है। अगर इसमें देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सेम उसी तरीके से करना है। कह रहा है कि किसी सरल आवर्त गति में किसी पिंड की जो ऊर्जा है वो उसके द्रव्यमान m, आवृत्ति n तथा आयाम a पर निर्भर करती है, तो विमाओं की सहायता से पिंड की ऊर्जा E का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन को करने के लिए बिल्कुल सेम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। हमने क्या बताया, सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना में क्या लिखा जाएगा कि जिसका व्यंजक प्राप्त करना है वो किन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है, उनके ऊपर ABC घात लगा करके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हम लिख देंगे E के। तो माना E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किस पर निर्भर कर रही है, m की घात A, n की घात B और आयाम A की घात C। अब देखो यहाँ पर समस्या ये आ जाएगी कि यहाँ पर आयाम को A से लिखा गया है, ठीक है ना, घात भी A लगा रहे हैं। तो जब भौतिक राशियां सेम हो जाए तो फिर ABC घात नहीं लगाएंगे, फिर हम इसको क्या कर देंगे, तो दूसरी घात x y z ऐसा मान लीजिए, ठीक है ना। हम घातों को हमको अलग से मानना है, जो भौतिक राशियां दे रखी है उससे अलग हट करके सिंबल होने चाहिए घातों के, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। उसके बाद E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक समानुपातिक चिन्ह लगाएंगे, k m की घात x इंटू n की घात y इंटू a की घात z, ये लिख दिया हमने। फिर इसको इक्वेशन नंबर क्या डाल लेंगे, 1 नंबर, और जहां k एक विमाहीन, बिल्कुल एकदम सेम वही विमाहीन समानुपाती या अनुक्रमानुपाती लिख सकते हैं, समानुपाती नियतांक, ये लिख दिया हमने। फिर क्या लिखेंगे, दोनों ओर की विमाएं लिखने पर, दोनों ओर की विमाएं लिखो। ई ऊर्जा है, ऊर्जा की विमा क्या होती है, जो कार्य की विमा होती है, तो कार्य की विमा क्या होती है, ml² t-2, ये हो गई हमारी ई की। के विमाहीन नियतांक m क्या है, द्रव्यमान की विमा क्या लिखेंगे, m की घात x, n आवृत्ति है, आवृत्ति की विमा क्या लिखेंगे हम लोग, आवृत्ति की विमा लिख जाती t की घात -1, और उसकी पावर लगानी है y। और आयाम, ये आयाम का दूरी होती है, दूरी तो L से, और आयाम क्या है, दूरी है कि दोलन करने वाली वस्तु या आवर्त गति करने वाली वस्तु अपनी मध्यमान स्थिति के एक ओर जितना अधिकतम विस्थापित होती है, साम बिंदु के अधिक ओर जितना विस्थापित होती है, उससे हम लोग आयाम कहते हैं। आयाम की विमा क्या हो जाएगी, L। अब क्या करें हम लोग, जरा जो बिक्री वाली जो घातें हैं उनको जरा इकट्ठा कर लेते हैं। इधर तो सब ठीक है, इधर आपको लग रहा देखने में, देखो सब जगह सिंगल लिखे थे, m की घात x, t की घात ml, l की घात लिख दो पहले z, और t की घात -y, ऐसा लिख सकते हैं। अब जरा दोनों ओर कंपेयर कराओ घातों की दोनों ओर
दोनों को घातों की तुलना करने, तुलना करेंगे घातों तो क्या आ जाएगा, m की घात कितना है x, इधर m की घात कितनी है 1, कुछ नहीं लिखा तो हम लोग क्या मानेंगे 1। ये हो गया 1, x की घात निकाल ली हमने, x की वैल्यू निकाल ली। l की घात तुलना कराएंगे तो l की घात कितना है z, l की घात कितना है 2, l बराबर कितना हो जाएगा 2, ये दूसरी की वैल्यू निकल आई z की। और t की घात कितनी है -y, और -y है और इक्वल टू है -2, t की घात कितनी है -2, इक्वल कर देंगे तो y की घात कितनी आ गई, y इक्वल टू कितना हो गया 2। यानी ये देखो वैल्यू निकल करके आ गई हमारे पास, s की घात 1, m की घात 2, l की घात x की घात 1, z की घात 2 और y की घात 2। अब ये जरा इनकी वैल्यू कहाँ रख देंगे हम लोग, x, y, z के मान समीकरण 1 में रखने, तो रख दो जरा वैल्यू, e इक्वल टू के m की घात कितना है x, की वैल्यू कितनी आई 1, फिर n की घात है y, की वैल्यू कितनी आई 2, और a की घात z की घात कितनी है 2। तो क्या लिख सकते हैं इसको, e डायरेक्टली के इक्वल टू के m स्क्वायर, ये संबंध आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर के भी रहेगा, ये संबंध इसमें स्थापित हो जाता है। तो ये बहुत सिंपल तरीका है, बिल्कुल जैसा हम बता रहे हैं उस तरीके से जो भी संबंध स्थापित कहता है तो हम विमाओं की सहायता से संबंध स्थापित कर सकते हैं। बिल्कुल यही प्रोसेस है सभी क्वेश्चनों में संबंध स्थापित करने का। बस इसमें आपको करना है, घातें मान लेनी है, जिसकी जो भी राशि निर्भर कर रही है उसके ऊपर घातें लगा देंगे, समानुपाती से हटाकर कांस्टेंट लगा देंगे। समान जो के है वो क्या बिना द्विमाही नियतांक है, दोनों ओर द्विमाही लिखेंगे, घातों को इकट्ठा कर लेंगे एक जगह, फिर दोनों ओर घातों तुलना कराएंगे, जो घातें लगाई थी एबीसी उनकी वैल्यू निकाल लेंगे, ये वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, उसको रीअरेंज कर लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये प्रोसेस है संबंध स्थापित करने का, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन बुक में दे रखे हैं, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम ये तीसरा जो अनुप्रयोग था हमारा कि दी गई भौतिक राशियों के संबंध स्थापित कर सकते हैं विमाओं की सहायता से, वो हमने 2 एग्जाम्पल द्वारा समझाया आपको, तो क्लियर हो गया होगा ये। उसके बाद इसका जो चौथा जो अनुप्रयोग है उसको पढ़ेंगे विमाओं के अनुप्रयोग में, इसको नोट कर लीजिए पहले। नोट कर लिया, उसके बाद इसका चौथा और लास्ट जो अनुप्रयोग पढ़ना है वो है एक पद्धति के मात्रक से दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। ये भी हम विमाओं की सहायता से कर सकते हैं कि एमकेएस पद्धति को सीजीएस पद्धति में चेंज कर सकते हैं उसके मान को, या सीजीएस पद्धति को एमकेएस पद्धति में चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से चेंज किया जा सकता है। जैसे चौथा इसका अनुप्रयोग हम लोग पढ़ेंगे, क्या अनुप्रयोग क्या था हमारे पास कि किसी एक पद्धति के मात्रक को किसी भौतिक राशि के मात्रक को
किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना, ये काम कर सकते हैं हम लोग। किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में, यानी एमकेएस पद्धति से सीजीएस पद्धति में कैसे चेंज करेंगे। तो इसके लिए देखो एक कॉन्सेप्ट है, वो आपको ध्यान रखना है। जब भी मात्रक चेंज करना हो तो मात्रक चेंज करने में एक चीज है कि मात्रक, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल देखो, जैसे हम कहते हैं कि 1 किलोग्राम है। अब 1 किलोग्राम ये किसके बराबर हो सकता है? 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम बराबर होता है। तो ये जो नंबर लिखा होता है इसको कहा जाता है आंकिक मान, इसको हम लोग कहेंगे एम। ये जो लिखा गया किलोग्राम, ये क्या है? यूनिट है उसका, यानी मात्रक है। यूनिट को हम लोग लिखेंगे यू से। अब देखिए दोनों इक्वल हैं, 1 किलोग्राम का है चाहे 1000 ग्राम का, एक ही मतलब है। लेकिन ये किलोग्राम ये एमकेएस पद्धति का मात्रक है और ग्राम जो है ये सीजीएस पद्धति का मात्रक है। लेकिन जब हमने चेंज कर दिया किलोग्राम को ग्राम में, तो जो उसका आंकिक मान था, न्यूमेरिकल वैल्यू थी, वो चेंज हो गई। ठीक है ना, वो चेंज हो गई और ये चेंज होकर के एक दूसरा आंकिक मान आ गया और दूसरी यूनिट भी लिखी है यहाँ पर। तो ये ध्यान देना ये है कि जब मात्रक चेंज करते हैं तो आंकिक मान और मात्रक का जो गुणा होता है वो हमेशा बराबर होता है। जैसे एक पद्धति में आंकिक मान, उसी पद्धति में उसका मात्रक बराबर होता है। दूसरी पद्धति में आंकिक मान बराबर इंटू दूसरी पद्धति में आंकिक मान इंटू दूसरी पद्धति में उसका मात्रक, इनका गुणनफल हमेशा बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं? पहली पद्धति में आंकिक मान n1 इंटू दूसरी पद्धति में आंकिक मान, पहली पद्धति में आंकिक मान n1, उसी पद्धति में उसका मात्रक u1। इसी प्रकार से दूसरी पद्धति में उसका आंकिक मान n2 और दूसरी पद्धति में उसका मात्रक u2, और इनका गुणनफल क्या होगा? इक्वल आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर एक फार्मूला बन जाता है जिसको हमको जरूरत है, वो जरूरत हम यहाँ पर पूरी करेंगे। फार्मूला कौन सा बन गया हमारे पास? n1 u1 इक्वल टू n2 u2। इसमें क्या होता है कि ये हमको ये पता होता है, ये हमको ज्ञात है, ये भी ज्ञात है। इसमें ये होता है अज्ञात, जो हमको ज्ञात करना होता है इसका मान कितना होगा, और ये भी रहता है ज्ञात। ज्ञात का मतलब भाई पहली पद्धति में उसका आंकिक मान कितना है ये पता होगा, पहली पद्धति में उसका मात्रक क्या है, यानी किसमें है मात्रक, और किसमें चेंज करना है ये भी पता है, कितना मान हो जाएगा ये हमको ज्ञात करना रहता है। तो इसका मतलब यहाँ से पक्षांतर करके हम सूत्र क्या लिख सकते हैं? n2 इक्वल टू n1 u1 अपान u2, ये लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, n2 इक्वल टू n1 u1 अपान u2। अब u1 अपान u2, u1 u2 क्या है? ये मात्रक हैं, और मात्रक तो चेंज हो रहे हैं, लेकिन मात्रक पद्धति चेंज होने से उसकी विमा चेंज नहीं होती है, ये ध्यान रखना है। किसी भौतिक राशि का अगर हम विमा मात्रक की पद्धति चेंज कर दें, ठीक है ना, जैसे बल का मात्रक है, बल का मात्रक एमकेएस पद्धति एसआई पद्धति में न्यूटन होता है, उसको कहें कि हम इसको डायन में सीजीएस पद्धति में डायन में चेंज करेंगे। एमकेएस पद्धति का जो मात्रक होता है बल का, वो न्यूटन होता है। उसको अगर हम चेंज करना चाहें कि सीजीएस पद्धति के मात्रक में चेंज हो जाए, यानी डायन में, तो बल की विमा वही रहेगी, चाहे एमकेएस में हो चाहे सीजीएस में हो, बल की विमा चेंज नहीं होगी। तो हमारा कहने का मतलब जिस भौतिक राशि के मात्रक को चेंज करना है, सबसे पहले हम उसकी विमा ज्ञात करते हैं, और हमारा वो विमा हमारी u1 u2 का काम करेगी। कैसे करें? एग्जाम्पल जरा देखें तो बात समझ में आएगी। जैसे अगर हम ये कह दें कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, ये क्वेश्चन अगर आ जाए, यानी अथवा इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जूल को
एक, अथवा इसको ऐसे लिखा जा सकता है इसी प्रश्न को इस तरीके से, अथवा 1 जूल को अर्घ में बदलिए। ये क्वेश्चन है। 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं ये पूछा जा रहा है, या कहा जाए कि 1 जूल को अर्घ में बदलिए। लेकिन बदलना किसकी मदद से है? विमाओं की सहायता से। विमाओं की सहायता से चेंज करना 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं। अब जूल ये ऊर्जा का मात्रक होता है, अर्घ ये भी ऊर्जा का मात्रक है, लेकिन जूल ये एसआई पद्धति का मात्रक है और अर्घ जो होता है ये सीजीएस पद्धति का मात्रक होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऊर्जा की पहले विमा लिखेंगे। जिस पद्धति के मात्रक को चेंज कर रहे हैं, ये तो एग्जाम्पल हो गया इसके एग्जाम्पल। इसका सोल्यूशन क्या करेंगे हम लोग, जिस पद्धति को, जिस भौतिक राशि के मात्रक को चेंज कर रहे हैं, किस भौतिक राशि को चेंज कर रहे हैं, जो ऊर्जा को, ऊर्जा की पहले विमा लिखेंगे सबसे पहले। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, ऊर्जा की विमा। ये आपको सबसे पहला काम करना है। ऊर्जा की विमा क्या हो जाएगी, ये हमको पता है ऊर्जा की विमा क्या होती है, ml² T-2। ये ऊर्जा की विमा लिख दी। अब N1 पहली पद्धति में उसका क्रमांक कितना है, 1। M2 दूसरी पद्धति कितना है, ये हमको ज्ञात करना है। पहली पद्धति में उसका U1 कितना होगा, तो U1 का मान के लिखा जाएगा, जो विमा हमने लिखी है उसमें हम 1 1 लगा देंगे। 1 1 का मतलब क्या होता है अभी हम बताते हैं। सब में क्या लगा दिया, सफिक्स में 1 1 का मतलब जहां m क्या है, मास होता है द्रव्यमान, s जूल, जूल को चेंज करें तो जूल एसआई पद्धति का मात्रक, एसआई पद्धति में द्रव्यमान किसमें नापते हैं हम लोग, किलोग्राम में। तो जहां m1 किलोग्राम कामा L1 क्या होता है, इसको बिगाड़ दें यहाँ। L1 क्या होता है, लंबाई है ये, और लंबाई किसमें नापते हैं, एसआई पद्धति में मीटर। तो L1 मीटर, L1 मीटर को, तथा T1 सेकंड को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता। समझ में आ गया ये चीज को। M1 क्योंकि ये जूल जो है ये एसआई पद्धति का मात्रक है, एसआई पद्धति में मास किसमें नापते हैं, किलोग्राम में, लंबाई किसमें नापते हैं, मीटर में, समय को नापते हैं सेकंड। अब बात आती है U2 की। U2 विमा आपको यही लिखनी है, क्योंकि पद्धति बदलने से विमा चेंज नहीं होती है। लेकिन इसमें ये जो M2 L2 और T2 ये लगा देंगे, और यहाँ पर देखिए M2 क्या है, M2 किसको बता सके, चेंज किसमें करना है हमको, अर्घ में। अर्घ किसका मात्रक, किसमें, किस पद्धति का मात्रक है, सीजीएस पद्धति का। सीजीएस पद्धति में मास को किसमें नापेंगे, ग्राम। M2 ग्राम को, कामा L2 लंबाई है, किसमें प्रदर्शन करेगा, ये सेंटीमीटर को, तथा T1 ये तो सब में सेकंड को ही प्रदर्शित करता है, सेकंड को प्रदर्शित करता है। ये बात क्लियर हो गई। ये स्पष्ट हम जब कर लेंगे कि कौन चीज किसको प्रदर्शित करता है, उसके बाद हम सूत्र यहां पर लगाएंगे, N2 = N1 U1/U2। ये फार्मूला आपको यहाँ पर लगाना है, ठीक है। लगाइए, इसमें वैल्यू रखो जरा। N2 N1 का मान कितना है, 1। U1 की वैल्यू कितनी है, M1 L1² T1 की घात -2 अपान U2 की वैल्यू कितनी है, M2 L2² T2 की घात -2।
अब 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको लिख सकते हैं ऐसे, m2 इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है m1 अपॉन m2, एक ब्रैकेट में कर लेंगे, इंटू L1 अपॉन L2 को एक ब्रैकेट में कर लिया, जो घात लगी है उसके ऊपर घात लगा देंगे। इसमें एक घात थी, इसमें दो घात है, तो इंटू T1 अपॉन T2 की घात -2 लग जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तो नोट कर लो पहले, उसके बाद तो चलो यहाँ कर देते हैं। इसके बाद वहां पे आ रहे हैं हम लोग, n2 इक्वल टू कितना लिखा जाएगा, n2 इक्वल टू लिखेंगे। अब जो चीज जिसको प्रदर्शित कर रहा है वो चीज हमको लिखनी है। हम किसको प्रदर्शित कर रहा था? किलोग्राम को, तो हम लोग क्या लिख देंगे, किलोग्राम बटे ग्राम की घात 1 लिखा नहीं जाएगा, इंटू यहाँ पर L1 किसको प्रदर्शित कर रहा था? मीटर को, और L2 किसको कर रहा है? सेंटीमीटर को, की घात 2, इंटू यहाँ पर T1 सेकेंड को और T2 भी सेकेंड को, इसकी घात है -2, ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद फिर काम क्या करना है हमको, किलोग्राम को चेंज कर लेंगे ग्राम में, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, नीचे ग्राम की जगह ग्राम रहने दो, इंटू इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, 100 सेंटीमीटर, मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और नीचे सेंटीमीटर है, जिसमें चेंज करना है उसके बराबर इसको लिख लीजिए। और यहाँ पर देखो ये सेकंड से सेकंड कट जाएगा, सेकंड के ऊपर -2 घात लगी थी, सेकंड कट गया तो 1 बचा, 1 का घात -2, 1 के ऊपर कोई घात लगो हमेशा 1 वैल्यू आती है। अब इससे देखो इस सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम, और इसके ऊपर स्क्वायर में लगा था ये। अब n2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 यहाँ पर आ गया, 1000 इंटू 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर इंटू 100 इंटू 100, तो क्या हो गया, n2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 10 की घात 7, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो क्या इसका मतलब क्या निकल करके आ गया निष्कर्ष में कि 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्क होते। ये संबंध हम लोगों ने स्थापित कर दिया कि 1 जूल में कितने अर्क होते हैं, तो 1 जूल में कितने अर्क हो गए, 10 की घात 7 अर्क। तो इस प्रकार से हम मात्रकों को चेंज कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं तो और क्लियर हो जाए ये। नोट कर लीजिए, दूसरा एग्जांपल एक और किया जाए। दूसरा एग्जांपल जरा देखो, इसी का एग्जांपल नंबर, इसका एग्जांपल दूसरा लिख सकते हैं। जैसे किसी क्वेश्चन इसका दूसरा लिखा जा सकता है कि जल का पृष्ठ तनाव 72, जल का पृष्ठ तनाव 72 डाइन प्रति सेंटीमीटर है। इसे SI पद्धति में परिवर्तित कीजिए। ये करना है। जल का प्रश्न दे रखा है 72 डाइन पर सेंटीमीटर, तो कह रहा है इसको SI पद्धति में परिवर्तित करना है। यानी ये जो पृष्ठ तनाव एक भौतिक राशि है,
इसकी पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, विमा। जिस भौतिक राशि के मात्रा को चेंज करना है सबसे पहले क्या लिखते हैं, उसकी विमा लिखी जाती है। तो किस कौन सी भौतिक राशि चेंज करना है, पृष्ठ तनाव के। इसका कह रहा है कि ये जो 72 डाइन प्रति सेंटीमीटर दे रखा है, ये इसका सीजीएस पद्धति का मात्रक है। डाइन भाई सीजीएस पद्धति मात्रक होता है बल का, सेंटीमीटर ये भी सीजीएस पद्धति मात्रक, इसका डाइन पर सेंटीमीटर सीजीएस पद्धति का मात्रक हुआ, उसको चेंज करना है एसआई पद्धति के मात्रक में, यानी डाइन किसमें चेंज हो जाएगा, न्यूटन में, सेंटी चेंज हो जाएगा मीटर में। ऐसा करें न्यूटन प्रति मीटर में इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये हमको ज्ञात करना है। बात समझ आ रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, जिस भौतिक राशि के मात्रक को चेंज कर रहे हैं सबसे पहले उसकी क्या लिखेंगे, विमा। तो किसके मात्रक को चेंज कर रहे हैं, पृष्ठ तनाव के। तो पहले हम लोग लिखेंगे पृष्ठ तनाव की विमा, यानी विमेय सूत्र, मतलब विमेय सूत्र लिखना है। विमेय सूत्र क्या हो जाएगा इसका, पृष्ठ तनाव के जो सूत्र होता है, देखिए फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके, लेकिन अभी बताओ जी, पृष्ठ तनाव को हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं, सरफेस टेंशन होता है, इसका फार्मूला होता है F/L, यानी बल बटे लंबाई। तो बल की विमा MLT-2 होती बल की विमा, और लंबाई की विमा क्या हो जाएगी, L से L कैंसिल, MT-2, ये इसकी विमा हो जाएगी। तो क्या लिख सकते हैं, MT-2, ये इसकी विमा लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखो दिया क्या है इसमें क्वेश्चन, N1 कितना है, पहली पद्धति में का मान कितना है, 72, N2 ये हमको ज्ञात करना है, U1 को लिमिट तरीके था, विमा जो लिखी गई उसी के नीचे आपको 1 लगाना है। अब देखो इसमें जहां M1 किसको प्रदर्शित कर रहा है, M1 का मतलब पहली पद्धति में उसका मात्रक क्या लिखा है, यहाँ सीजीएस पद्धति का मात्रक लिखा है। सीजीएस पद्धति में हम किसमें नापेंगे, ग्राम में। वहां से मास को ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाएगा सीजीएस पद्धति में, क्योंकि डाइन परसेंट सीजीएस पद्धति का मात्रक है। तो तथा दूसरा क्या बचा, T1। अब T1 तो हमेशा सेकंड को ही प्रदर्शित करता है, सेकंड को प्रदर्शित करता, ये चीज ये समझ में आ गया। उसके बाद U2 इसका लिख देंगे M2T2 की घात -2, जहां M2 क्या है, अब चेंज किसमें करना है हमको, एसआई पद्धति में। एसआई पद्धति में मास किससे नापते हैं, किलोग्राम। और तथा T2, अब T2 तो हमेशा किसी पद्धति में हमेशा सेकंड में ही मेजर किया जाता है। तो T2 किसमें नापेंगे, सेकंड को प्रदर्शित करता है। अब फार्मूला इसमें लगाओ, फार्मूला लगा देंगे तो फार्मूला क्या बनेगा हमारे पास, N2 = N1 U1/U2, ये फार्मूला होता है। इसमें जरा वैल्यू रखो, N1 की वैल्यू कितनी है, 72, U1 कितना है, M1 T1 की घात -2 बटे M2 T2 की घात -2, ऐसे लिख सकते हैं इसको। एक लाइन है ये। अब जरा अलग अलग कर सकते हैं, फिर इधर आ जाओ जरा, यहाँ इसको लिखा जा सकता है N2 = 72 इसको अलग अलग लिख लो, M1/M2 T1/T2 की घात -2। अब जिसको जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो चीज लिख दीजिए यहाँ पर। M1 किसको प्रदर्शित करता है, ग्राम बटे M2 किसको कर रहा है, किलोग्राम को। यहाँ पर T1 भी सेकेंड और T2 भी सेकेंड की घात -2। अब इसमें देखो ये सेकेंड कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1 की घात -2, 1, तो ये तो खराब खत्म हो गया।
N2 इक्वल टू कितना हो गया 72 गुणते, अब इसको चेंज कर सकते हैं हम लोग, ग्राम को ग्राम रहने दो, किलोग्राम को चेंज कर सकते हैं 1000 ग्राम, तो ग्राम से ग्राम भी कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा N2 इक्वल टू, यहाँ पर N2 इक्वल टू क्या बचा 72 गुणते 1/1000, ये तो बचा केवल। अब डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा 0.072, ये आ गया। तो क्या लिख सकते हैं इसमें, जब हम आंसर लिखें तो क्या लिखेंगे 72 डाइन प्रति सेंटीमीटर बराबर 0.072 न्यूटन प्रति मीटर, ये आंसर हो जाएगा इसका। ये बात समझ में आ गई। इस प्रकार से हम किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति के मात्रक में चेंज कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको। तो इस प्रकार से विमाओं का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। तो विमाओं वाला टॉपिक हमारा खत्म हो जाता है और अगला टॉपिक हमारा होगा त्रुटि, यानी एरर क्या होती है, और एब्सोल्यूट एरर, परसेंटेज एरर, ये सब रिलेटिव एरर, ये सब हम लोग पढ़ेंगे इसके अगले वाले वीडियो में। तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।